अध्याय 21। एक कड़वी विदाई और एक साहसिक दावा। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा क्योंकि साधना शर्मा की तीखी आवाज संवारी हुई घास के मैदान में गूंज रही थी। उसकी उंगली मेरे सीने से इंचों दूर थी, क्रोध से कांप रही थी। बाहर निकलो अभी, इससे पहले कि मैं सुरक्षा को बुलाऊं। उसने चीख मारी। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, भारी सामने का दरवाजा फिर से खुल गया। गौरव सिंह बाहर आया। उसका आमतौर पर उत्कृष्ट रूप थोड़ा बिखरा हुआ था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसकी आम अभिमानी मुस्कान कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसे अंदर आने दो, गौरव ने कहा। उसकी आवाज असामान्य रूप से दबी हुई थी। साधना घूम गई। क्या गौरव, तुम गंभीर नहीं हो सकते? उसने जो किया उसके बाद। मैंने कहा उसे अंदर आने दो। गौरव के लहजे में बहस के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने मेरी आंखों से मिलने से परहेज किया। साइमन शर्मा आगे बढ़ा, अपनी पत्नी के कंधों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक बांह रखकर। बेटा, इस आदमी ने तुम्हारी पत्नी, हमारी बेटी को पूरे अंबरनगर शहर के अभिजात वर्ग के सामने अपमानित किया। यकीनन तुम उसे हमारे घर में नहीं चाहते हो। गौरव का जबड़ा कस गया। विक्रम ने उससे मिलने के लिए कहा। यह मेरे लिए खबर थी। मैं अपनी मर्जी से आया था, इसलिए नहीं कि विक्रम ने मुझे बुलाया था। साधना की आंखें चौड़ी हो गईं। यह असंभव है। विक्रम कभी नहीं। उसने आज सुबह कुमार का नाम लिया। गौरव ने बाधा डाली। वह ठीक नहीं है। अगर इस व्यक्ति से मिलना वह चाहता है तो हमें उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। उसके लहजे में निहितार्थ स्पष्ट था। विक्रम मर रहा था अनिच्छा से। साधना और साइमन अलग हो गए, दरवाजे तक एक संकीर्ण रास्ता बना रहे थे। जैसे ही मैं उनके बीच चला, मैं उनकी नफरत की गर्मी को दोनों तरफ से मुझ पर जलते हुए महसूस कर सकता था। 5 मिनट, साइमन ने फुसफुसाया जैसे ही मैं गुजरा। फिर तुम हमेशा के लिए चले जाओगे? शर्मा हवेली मुझे याद है उससे छोटी महसूस हुई। एक बार ये संगमरमर के फर्श और क्रिस्टल झूमर मुझे डराते थे। अब वे उन लोगों द्वारा भव्यता के लिए बेताब प्रयास लग रहे थे जिनके पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी वास्तविक नहीं था। गौरव ने मुझे चुपचाप चौड़ी सीढ़ी से ऊपर विक्रम के शयन कक्ष तक पहुंचाया। दरवाजे पर वह रुक गया। वह तुम्हें मांग रहा था, गौरव ने कठोरता से स्वीकार किया। मुझे नहीं पता क्यों, शायद क्योंकि उसके पास एक विवेक है, मैंने समान रूप से जवाब दिया। गौरव की आंखें एक पल के लिए क्रोध से चमकीं, फिर से त्याग में मध्यम हो गईं। 5 मिनट, उसने साइमन के शब्दों को गूंजाया, फिर दरवाजा खोला। विक्रम शर्मा एक बड़े 4 पोस्टर वाले बिस्तर में तकियों के खिलाफ सहारा दिए हुए थे। उनका एक बार मजबूत ढांचा मुरझा गया था और उनकी त्वचा पर एक पीलापन आ गया था। जब उन्होंने मुझे देखा तो उनके चेहरे पर एक कमजोर मुस्कान आ गई। राहुल, उन्होंने फुसफुसाया। तुम आए। मैं बिस्तर के पास गया, अपनी प्रशिक्षित आंखों से उनका अध्ययन कर रहा था। काली ऊर्जा जिसे मैं उनके दिल के चारों ओर स्पंदित होते देख सकता था, वह कुछ भी था जो मैंने विक्रम प्रधान में देखा था उससे अधिक उच्चारित था। इस आदमी के पास दिन थे, शायद घंटे बचे थे। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया, मैंने अपनी जेब से जेड बोतल निकालते हुए कहा। एक आत्मा पोषण गोली। ये तुम्हारे दर्द को कम करेगी और तुम्हारे अंतिम दिनों में तुम्हें ताकत देगी। विक्रम ने कमजोर रूप से सिर हिलाया। हमेशा ठीक करने वाला, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने तुम्हें गलत किया। मैंने उन्हें बैठने में मदद की और गोली उनकी जीभ पर रखी। उन्होंने कठिनाई से निगला, फिर तकियों के खिलाफ वापस सिंक हो गए। लगभग तुरंत उनके गालों पर थोड़ा रंग वापस आ गया। मुझे कुछ कहना है, विक्रम ने कहा। उनकी आवाज थोड़ी मजबूत थी। मैं गलत था। हम सभी तुम्हारे बारे में गलत थे। मैं बिस्तर के किनारे पर बैठ गया, चुप। जिस तरह से तुम्हारे साथ इस घर में व्यवहार किया गया। विक्रम की आंखें आंसू से भर गईं। मुझे इसे रोकना चाहिए था। मुझे पता था कि यह गलत था, लेकिन मैं कमजोर था। साधना और साइमन के खिलाफ खड़े होने के लिए हमेशा बहुत कमजोर। आपने मुझे छोटी दयालुता दिखाई, मैंने स्वीकार किया। यही कारण है कि मैं आज आया। विक्रम ने मेरा हाथ पकड़ा। उनकी पकड़ कमजोर थी, उनकी त्वचा कागज पतली थी। मेरी बेटी श्वेता, उसने तुम्हारे साथ जो किया वह अक्षम्य था। हाँ, मैं सहमत हुआ। ये था, लेकिन मैं फिर भी तुमसे पूछ रहा हूँ, विक्रम ने जारी रखा। उनकी आवाज टूट रही थी। उसे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। जैसा कि मैं यहाँ पड़ा हूँ, अब मेरे जीवन की गलतियों को इतनी स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। मैं ये जानते हुए नहीं मर सकता कि तुम इस नफरत को लेकर चल रहे हो। मैंने इस बूढ़े आदमी को देखा, इस व्यक्ति को जिसने मेरे अपमान को देखा था और केवल कभी कभार हस्तक्षेप किया था, और भावनाओं का एक जटिल मिश्रण महसूस किया। मैं आपको माफ करता हूँ, विक्रम, मैंने आखिरकार कहा। आपका दोष का बोझ मेरा उठाना नहीं है। लेकिन श्वेता, मैंने अपना सिर हिलाया। कुछ चीजें माफी से परे हैं। विक्रम के झुर्रीदार गाल से एक आंसू फिसल गया। मैं समझता हूँ, लेकिन जब समय आएगा, मुझे उम्मीद है कि तुम उस नफरत को छोड़ दोगे, उसकी खातिर नहीं, बल्कि अपनी खातिर। हम एक पल के लिए चुप्पी में बैठे।
खिड़की के माध्यम से मैं नीचे बगीचे में पक्षियों को गाते हुए सुन सकता था, इन दीवारों के अंदर चल रहे मानव नाटक से अनजान। तुम बदल गए हो, विक्रम ने अवलोकन किया। तुम में अब एक ताकत है, एक आत्मविश्वास जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह मेरे पास हमेशा था, मैंने जवाब दिया। मुझे बस इसे याद रखने की आवश्यकता थी। विक्रम की आंखें बंद होने लगी, गोली का आरामदायक प्रभाव लग रहा था। आने के लिए धन्यवाद राहुल, तुम हम में से किसी के लायक से बेहतर आदमी हो। मैं खड़ा हो गया। अलविदा विक्रम। उनकी आंखें एक बार और खुल गईं। वह बर्बाद हो गई है, तुम जानते हो, उन्होंने फुसफुसाया। श्वेता, गाला में जो हुआ उसके बाद, अग्रवालों के साथ उसकी स्थिति, वह सब कुछ जो उसने मूल्यवान था, वह फिसल रहा है। मुझे उनके शब्दों पर कुछ भी महसूस नहीं हुआ, कोई संतुष्टि नहीं, कोई दया नहीं, बस खालीपन। यह अब मेरी चिंता नहीं है, मैंने कहा और जाने के लिए मुड़ा। नीचे साधना और साइमन विशाल लिविंग रूम में इंतजार कर रहे थे, उनकी मुद्रा शत्रुता के साथ कठोर थी। गौरव खिड़की के पास खड़ा था, कुछ भी नहीं देख रहा था। क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया? साधना ने थूक दिया। मैंने किया, मैंने शांत रूप से जवाब दिया। मैं तुम्हें फिर से परेशान नहीं करूंगा, साइमन ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। अपने अग्रवाल संरक्षक के पास वापस भाग रहे हो, इसका आनंद लो जब तक ये रहता है। एक बार जब वे अपनी दान परियोजना से थक जाएंगे तो तुम्हारे पास फिर से कुछ भी नहीं होगा। मुझे चले जाना चाहिए था, मैंने अपनी विदाई कह दी थी, अपना उपहार दिया था और इन लोगों के साथ और जुड़ने का कोई कारण नहीं था। लेकिन मेरे अंदर कुछ, शायद वह नया व्यक्ति जो मैं बन रहा था, उनके विट्रियल को एक आखिरी बार अप्रतिबंधित जाने देने से इनकार कर दिया। तुम अभी भी नहीं समझे, है ना? मैंने अपना सिर हिलाते हुए कहा। तुम सोचते हो कि मैं कुछ पालतू कुत्ते की तरह हूं जिसे अग्रवाल मनोरंजन के लिए अपने पास रखते हैं। तुम सोचते हो कि गौरव वह है जिसे उन्होंने ऊंचा उठाने के लिए चुना है। साधना हंसी, एक भंगुर आवाज जैसे कांच टूट रहा हो। बेशक वह है, अग्रवालों ने तुम्हें बेकार साबित होने के बाद श्वेता के लिए उसे चुना। माइकल अग्रवाल उसे एक व्यापार भागीदार के रूप में क्यों चुनेगा? खिड़की से गौरव ने एक छोटी, गला घोंट आवाज की। उसके कंधे थोड़े आगे झुक गए। क्या तुम यही सोचते हो? मैंने पूछा, उनके भ्रम के बारे में वास्तव में उत्सुक। ये वही है जो हम जानते हैं, साइमन ने विजयी ढंग से घोषित किया। मेरी श्वेता ने एक छोटा सामाजिक झटका सहा हो सकता है, लेकिन वह अग्रवालों के चुने हुए व्यक्ति से शादी कर रही है, जबकि तुम उनकी विद्रोही बेटी के लिए सिर्फ एक अस्थायी विकर्षण हो। मैं मदद नहीं कर सका, मैं हंसा। आवाज संगमरमर के फॉयल के माध्यम से गूंजी, झूमर और महंगे कलाकृति से उछल रही थी। क्या इतना मजेदार है? साधना ने मांग की, उसका चेहरा एक बदसूरत लाल रंग में लाल हो गया। तुम हो, मैंने ईमानदारी से जवाब दिया। तुम्हारी बेताब जरूरत यह मानने की कि तुम संघ द्वारा खास हो, लोगों की तुम्हारी दयनीय पूजा जिसे तुम अपने से बेहतर मानते हो। साइमन मेरी ओर खतरनाक ढंग से आगे बढ़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बेकार बर्बादी। मैंने उसे काट दिया, उनके अपमानों, उनकी जानबूझकर अंधापन से थक गया। वर्षों का संचित निराशा एक एकल, विनाशकारी सत्य में क्रिस्टलीकृत हो गया जिसे मैं अब खुद तक नहीं रख सकता था। एक बेकार बर्बादी, मैंने कहा, मेरी आवाज शांत लेकिन साइमन को अपनी जगह पर रोकने के लिए पर्याप्त शक्ति लेकर। मुझे तुम्हें कुछ बताने दो। अग्रवालों ने मुझे चुना है, गौरव को नहीं। जो चुप्पी आई वह पूर्ण थी। साधना का मुंह खुला रहा, जबकि साइमन ने मुझे ऐसे घूर लिया जैसे मैंने दूसरा सिर फुटा दिया हो। गौरव अभी भी खिड़की का सामना कर रहा था, पूरी तरह से स्थिर हो गया था। शर्मा हवेली में अचंभित चुप्पी हम सभी पर एक शारीरिक वजन की तरह महसूस हुई। मेरी घोषणा हवा में लटकी रही, इसकी तीव्रता में लगभग दृश्यमान। तुम भ्रमित हो, साधना ने आखिरकार फुसफुसाया, उसका चेहरा घृणा के एक बदसूरत नकाब में मुड़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे घर में आओ और ऐसी हास्यास्पद झूठ बोलो? मैंने बिना झपकाए उसकी टकटकी को मिलाया। पुराना राहुल अपनी आंखें कम कर लेता, शायद माफी भी मांग लेता। लेकिन वह आदमी चला गया था, एक ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जो समझता था कि शर्मा जैसे लोगों को दिखाई गई दयालुता को केवल कमजोरी के लिए गलत समझा जाता था। जो तुम चाहो विश्वास करो, मैंने शांत रूप से जवाब दिया। सच्चाई को सच्चा बने रहने के लिए तुम्हारी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। साइमन आगे बढ़ा, उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। 3 साल हमने तुम्हारे सिर पर छत रखी, तुम्हें खिलाया, तुम्हें कपड़े पहनाए। तुमने मेरे साथ अपने जूतों के नीचे की गंदगी की तरह व्यवहार किया, मैंने उसे काट दिया। तुमने मुझे नौकर के क्वार्टर में सोने के लिए मजबूर किया। तुमने हर अवसर पर मेरा मजाक उड़ाया। तुमने पहले दिन से ही अपनी बेटी को मेरे खिलाफ कर दिया, क्योंकि तुम कुछ नहीं थे। साइमन ने दहाड़ मारी, एक पेनीलेस अनामिक बिना किसी परिवार के नाम के जिसका उल्लेख किया जा सके। मैंने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। और क्या इसने क्रूरता को न्यायसंगत ठहराया? क्या इसने एक आदमी को उसकी गरिमा से दिन ब दिन छीनना स्वीकार्य बना दिया?
तुम गरिमा के लायक नहीं थे। साधना ने हस्तक्षेप किया, उसकी आवाज जहर से टपक रही थी। तुम अभी भी नहीं हो। ये बहुत विचार है कि अग्रवालों ने तुम्हें गौरव पर चुनेंगे, बेतुका है। उसे बताओ गौरव, इस भ्रमित मूर्ख को सच बताओ। हमारे आदान प्रदान के दौरान गौरव खिड़की के पास असामान्य रूप से स्थिर रहा था, उसकी पीठ हमारी ओर थी। अब धीरे धीरे वह कमरे का सामना करने के लिए मुड़ गया। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति ने साधना को भी शांत कर दिया। वह अभिमानी, आत्मा आश्वस्त आदमी जो वर्षों से मुझ पर अपनी कथित श्रेष्ठता का प्रभुत्व करता था, चला गया था। उसकी जगह कोई पीला पड़ गया था, उसका रंग पीला था। जब उसने आखिरकार बात की तो उसकी आवाज एक फुसफुसाहट से मुश्किल से ऊपर थी। कुमार, गौरव ने मुझे सीधे संबोधित किया, अपने ससुराल वालों को नजरअंदाज करते हुए। मुझे तुमसे बात करने की आवश्यकता है, अकेले, यदि संभव हो तो। तुम्हें जो कुछ भी कहना है वह हमारे सामने कहा जा सकता है, साइमन ने धमकाया। हालांकि उसका आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से डगमगा रहा था क्योंकि उसने गौरव के अजीब व्यवहार का अवलोकन किया। नहीं, गौरव ने दृढ़ता से जवाब दिया, यह नहीं हो सकता। वह अध्ययन के दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे खुला रखा, उसकी आंखें कभी भी मुझसे नहीं मिलीं। मैं उसके पीछे चला गया, इस अप्रत्याशित विकास के बारे में उत्सुक। एक बार अंदर, उसने दरवाजा बंद कर दिया और उसके खिलाफ झुक गया, जैसे कि शारीरिक रूप से शर्माओं को प्रवेश करने से अवरुद्ध कर रहा हो। कुमार, राहुल, उसने शुरू किया, मेरे नाम पर ठोकर खाते हुए। मुझे माफी मांगनी चाहिए। वह झुंझला गया। किसके लिए? सूची काफी लंबी है। वह विचलित हो गया। सब कुछ के लिए, जिस तरह से मैंने तुम्हारे साथ व्यवहार किया, जो चीजें मैंने कही। श्वेता को लेना। उसने अपने उत्कृष्ट ढंग से स्टाइल किए गए बालों के माध्यम से एक हाथ चलाया, इसे और भी उलझा दिया। मुझे नहीं पता था। मैं कसम खाता हूं कि मुझे नहीं पता था। क्या पता था? मैंने पूछा, हालांकि मैं उसके डर को समझना शुरू कर रहा था। कि तुम? उसने जोर से निगला। अग्रवाल का बुलावा कल आया था। मेरे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए। माइकल अग्रवाल ने विशेष रूप से कल सुबह उनके एस्टेट में तुम्हारी उपस्थिति का अनुरोध किया। उसकी आवाज और भी कम हो गई। अकेले? तो ये बात थी। शक्तिशाली गौरव सिंह इस बात से भयभीत था कि उसने वर्षों से किसी ऐसे व्यक्ति को यातना दी थी जिसे अब अंबरनगर शहर के सबसे शक्तिशाली परिवार के साथ पक्ष मिला था। मैं समझ गया, मैंने बस इतना कहा। मैं इसे ठीक कर सकता हूं, उसने बेताबी से जारी रखा। वह घर, तुम उसे वापस ले सकते हो। मैं आज इसे हस्ताक्षरित कर दूंगा। और मुआवजा, मैं व्यवस्था कर सकता हूं। मैंने एक हाथ उठाया, उसकी पागल मूलभाव को रोकते हुए। मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। तो तुम क्या चाहते हो? उसकी आंखें मुश्किल से छिपी हुई घबराहट के साथ चौड़ी थीं। बस मुझे बताओ कि मैं इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूं। मैंने उसे एक लंबे पल के लिए अध्ययन किया। यह आदमी जिसे पूरे जीवन भर एक चांदी की तश्तरी पर सब कुछ दिया गया था, अब कुछ दिन पहले ही उसने जिसे अपने से नीचे माना था, उससे दया की भीख मांग रहा था। कुछ नहीं, मैंने आखिरकार कहा। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कृपया राहुल, उसने याचना की, गरिमा के सभी बहाने छोड़ते हुए। मुझे एक प्रतिष्ठा बनाए रखने की आवश्यकता है। अगर अग्रवाल मेरे खिलाफ हो जाते हैं, तुम्हें इसके बारे में पहले सोचना चाहिए था। मैंने ठंडे से बाधा डाली। इससे पहले कि तुमने मेरे अपमान में आनंद लिया। इससे पहले कि तुमने धन और स्थिति के वादे के साथ मेरी पत्नी को चुरा लिया। यह एक गलती थी, उसने जोर दिया। हम सभी गलतियां करते हैं। नहीं, मैंने उसे सुधारा। जो तुमने किया वह एक गलती नहीं थी। यह एक पसंद थी, जानबूझकर विकल्पों की एक श्रृंखला जिसे तुमने सोचा था कि कोई वापस नहीं लड़ सकता। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था, बस मेरी आंखों में नंगे डर के साथ घूर रहा था। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा। मुझे माफ करो। गौरव ने अनिच्छा से कदम रखा। जैसे ही मैं हैंडल तक पहुंचा, उसने फंस कर कहा, तुम क्या करने जा रहे हो? जब तुम कल माइकल अग्रवाल से मिलोगे। मैं आखिरी बार उसे देखने के लिए मुड़ गया। तुम खुद पता लगा लो। लिविंग रूम शांत हो गया क्योंकि मैं अध्ययन से बाहर निकला। साइमन और साधना ने मुझे संदेह और बढ़ती हुई अशांति के मिश्रण के साथ देखा। मैं उनके पास से बिना एक शब्द के चला गया, सीधे सामने के दरवाजे के लिए जा रहा था। 1 मिनट रुको, साइमन ने मेरे पीछे से बुलाया। तुम कहाँ जा रहे हो? गौरव ने तुम्हें क्या बताया? मैं रुक गया, मेरा हाथ दोनों पर था। अलविदा श्रीमान और श्रीमती शर्मा। मुझे उम्मीद है कि हमारे रास्ते फिर कभी नहीं मिलेंगे। तुम बस, साधना ने शुरू किया, लेकिन मैं पहले से ही दरवाजे से बाहर था। एक सुंदर दिन की धूप में बाहर कदम रख रहा था जो एक नए जीवन के पहले की तरह महसूस हुआ। मेरे पीछे, मैंने अध्ययन का दरवाजा खुलते हुए और साइमन की मांग वाली आवाज सुनी। गौरव, भगवान के नाम पर क्या हो रहा है? तुमने उस अनामिक से क्या कहा? मैंने गौरव के जवाब का इंतजार नहीं किया। मैं वापस देखे बिना ड्राइववे से नीचे चला गया। प्रत्येक कदम मुझे एक अतीत से आगे ले जा रहा था जिसे मैं पीछे छोड़ने के लिए दृढ़ था। जैसे ही मैं सड़क पर पहुंचा, मैंने हवेली के सामने के दरवाजे को फिर से फटते हुए सुना।
तेजी से कदमों की आवाज पास आए और साइमन की आवाज ने बुलाया, कुमार। वहीं रुक जाओ। मैं मुड़ा। दोनों शर्माओं को मेरी ओर जल्दी से आते देखकर अचंभित नहीं हुआ। गौरव अनिच्छा से उनके पीछे था। तुम क्या झूठ बोल रहे हो? साइमन ने मांग की। उसका चेहरा परिश्रम और क्रोध से लाल था। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, मैंने समान रूप से जवाब दिया। तो फिर गौरव ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है? साधना ने अपने दामाद की ओर जंगली रूप से इशारा किया, जो जमीन में गायब होना चाहता था। तुमने उससे क्या कहा? मैंने कंधों को उछाला। उससे खुद पूछो। हमने किया। साइमन लगभग चिल्लाया। वह अग्रवाल के बुलावे और माफी के बारे में बकवास कर रहा है। तो शायद ये सब बकवास नहीं है। साधना ने मेरी बांह पकड़ी। उसके नाखून मेरी त्वचा में खोद रहे थे। तुम मुझे सुनो, तुम बेकार। मैंने उसका हाथ दृढ़ता से लेकिन धीरे से हटा दिया। मुझे फिर से मत छूना, श्रीमती शर्मा। कभी नहीं। मेरे लहजे में कुछ ने उसे एक कदम पीछे ले लिया। शायद पहली बार वह मुझे घृणा के अलावा कुछ और के साथ देख रही थी। वहां अब डर था और भ्रम। अग्रवाल तुम्हारे जैसे किसी को कभी नहीं चुनेंगे, उसने जोर दिया, हालांकि उसकी आवाज में उसका सामान्य निश्चितता नहीं थी। मैंने गौरव की ओर सिर हिलाया। शायद तुम्हें अपने दामाद से उस बारे में पूछना चाहिए। सभी आंखें गौरव की ओर मुड़ गईं, जो कुछ कदम दूर खड़ा था, पूरी तरह से दुखी लग रहा था। गौरव, साइमन ने पूछा, हमें बताओ कि यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है। गौरव ने मुझे देखा, फिर शर्माओं को, फिर से वापस मुझे, जैसे कि उम्मीद कर रहा था कि मैं उसे सच बोलने से बचा सकता हूँ। जब मैंने कुछ भी नहीं दिया तो उसने एक गहरी सांस ली। ये सच है, उसने धीरे से कहा। क्या सच है? साधना ने मांग की। कुमार को खुद माइकल अग्रवाल से एक बुलावा मिला। गौरव की आवाज मजबूत हो गई क्योंकि उसने जारी रखा, जैसे कि उसने जिस वास्तविकता को इनकार करने की कोशिश की थी, उसे स्वीकार कर रहा हो। मैंने कल अग्रवाल एस्टेट में था जब मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। यह मेरे लिए नहीं था। साइमन ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। यह असंभव है। कुछ गलती होनी चाहिए। कोई गलती नहीं है, गौरव ने जोर दिया। वे बहुत विशिष्ट थे। साधना ने गौरव और मेरे बीच देखा। उसकी विश्वदृष्टि दृश्यमान रूप से टूट रही थी। लेकिन क्यों उसे? वह कोई नहीं है। उसके पास कुछ भी नहीं है। गौरव ने मुझे तीव्रता से देखा और शब्द दर शब्द कहा, अग्रवाल परिवार ने जिसे चुना वह राहुल कुमार है। शर्मा हवेली एक डूबते जहाज की तरह महसूस हुई। मैंने एक दूरी से देखा क्योंकि खबर प्रसारण उनके विशाल टेलीविजन स्क्रीन पर झिलमिला रहा था। पूरे अंबरनगर शहर को यह घोषणा कर रहा था कि मेरे और अग्रवाल परिवार के बीच क्या हुआ था। ब्रेकिंग न्यूज, राहुल कुमार, जो पहले अंबरनगर शहर के अभिजात वर्ग के हलकों में अज्ञात था, को अग्रवाल परिवार के साथ एक विशेष सहयोग के लिए माइकल अग्रवाल द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुना गया है। सूत्रों का कहना है कि प्रमुख व्यवसायी गौरव सिंह को कल की बैठक के दौरान सार्वजनिक रूप से नजरअंदाज कर दिया गया था, जो शहर की शक्ति गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित करता है। साधना शर्मा का चेहरा भय से विकृत हो गया क्योंकि उसने अपने पति की बांह पकड़ ली। यह नहीं हो सकता। वह अनामिक, वह कैसे संभवतः? चुप रहो और सुनो, साइमन शर्मा ने छीना। उसके अंगुली सफेद थे क्योंकि उसने रिमोट कंट्रोल को पकड़ा था। रिपोर्टर ने जारी रखा। उसका पूरी तरह से बना हुआ चेहरा ऐसी रसदार खबर पर अपनी उत्साह को छिपाने में विफल रहा। माइकल अग्रवाल खुद टिप्पणी के लिए अनुपलब्ध थे, लेकिन गवाहों ने बैठक को क्रांतिकारी बताया। अग्रवाल परिवार के फैसले ने अंबरनगर शहर के व्यापार समुदाय के माध्यम से झटके भेजे हैं। गौरव सिंह, जिसे व्यापक रूप से इस लोभनीय पद को सुरक्षित करने की उम्मीद थी, अग्रवाल एस्टेट को दृश्यमान रूप से परेशान छोड़ दिया। प्रसारण गौरव के अग्रवाल हवेली से बाहर लड़खड़ाते हुए फुटेज में कट गया। उसका चेहरा पीला और टाई अस्त व्यस्त थी। मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन उस आदमी को देखकर कभी न्याय पर मुस्कुराया जिसने मुझे वर्षों से यातना दी थी, अब राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपमानित हुआ था। इसे बंद कर दो, विक्रम शर्मा ने कोने में अपनी कुर्सी से बुदबुदाया। अपनी पत्नी और बेटे के विपरीत वह सदमे के बजाय इस्तीफा दे दिया था। हमने काफी कुछ देखा है। साइमन ने अपने पिता को नजरअंदाज कर दिया, इसके बजाय वॉल्यूम बढ़ा दिया। मैं हर शब्द सुनना चाहता हूँ। रिपोर्टर अब एक व्यापार विश्लेषक का साक्षात्कार कर रहा था। अग्रवालों द्वारा यह अभूतपूर्व कदम सुझाव देता है कि वे पारंपरिक शक्ति संरचनाओं से परे देख रहे हैं। राहुल कुमार का उभरना इस बारे में सवाल उठाता है कि अग्रवाल अपने नए सहयोगियों में किन गुणों को महत्व दे रहे हैं। गुण? साधना लगभग चीख पड़ी। उस आदमी के पास क्या गुण हो सकते हैं? वह हमारी बेटी का दान का मामला था। विक्रम शर्मा ने थकान से देखा। स्पष्ट रूप से अग्रवालों ने कुछ देखा जो हमने नहीं देखा, या उसने उन्हें धोखा दिया। साइमन ने जोर दिया। उसे झूठ बोलना चाहिए, उन्हें किसी तरह हेरफेर करना चाहिए। विक्रम ने अपना सिर हिलाया। माइकल अग्रवाल एक आदमी नहीं है जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। अगर उसने राहुल को चुना तो उसके पास उसके कारण थे। तुम वास्तव में उसका बचाव नहीं कर रहे हो। साधना अपने ससुर पर मुड़ी। जो कुछ हुआ उसके बाद, मैं बस तथ्यों को बता रहा हूं, विक्रम ने जवाब दिया।
हमने उसे कम आंका और अब हम कीमत चुका रहे हैं। कमरा एक तनावपूर्ण चुप्पी में गिर गया क्योंकि खबर अन्य विषयों पर चली गई। साइमन ने आखिरकार टेलीविजन बंद कर दिया, रिमोट को सोफे पर फेंक दिया। अब हम क्या करते हैं? उसने कमरे में तेजी से चलते हुए पूछा। कुमार हमें नष्ट कर देगा। हमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया उसके बाद? हमने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा वह लायक था, साधना ने जोर दिया, हालांकि उसकी आवाज में दृढ़ता की कमी थी। विक्रम धीरे धीरे खड़ा हो गया, उम्र के साथ जोड़ों में चक्कन आ गई। नहीं, हमने नहीं किया। और गहरे अंदर तुम दोनों ये जानते हो। पिता, साइमन ने विरोध किया। हमने उस लड़के को 3 साल तक अपमानित किया, विक्रम ने जारी रखा। उसे नौकरों के क्वार्टर में सोने के लिए मजबूर किया, बचे हुए खाने को खाया, एक कुत्ते की तरह काम किया। किसके लिए? क्योंकि हमने सोचा कि वह हमारी श्वेता के लिए काफी अच्छा नहीं था। क्योंकि वह पैसे से नहीं आया था। साधना के होंठ पतले हो गए। वह काफी अच्छा नहीं था। वह अभी भी नहीं है। अग्रवाल स्पष्ट रूप से असहमत हैं, विक्रम ने सूखे से जवाब दिया। और उनकी राय हमारे से अधिक वजन रखती है। साइमन सोफे पर गिर गया, अपने बालों के माध्यम से अपने हाथों को चला रहा था। वह हमें बर्बाद कर देगा। उसके एक शब्द से माइकल अग्रवाल को पता चल जाएगा कि हमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। शायद हमें उसके पास जाना चाहिए, साधना ने अचानक सुझाव दिया। उसकी जो भी सभ्यता हो सकती है, उसे अपील करें। विक्रम कड़वाहट से हंसा। सभ्यता? तुम्हारा मतलब वही सभ्यता है जिसे तुमने 3 साल तक कुचल दिया? वही सभ्यता जिसकी तुमने उसे कमी होने का आरोप लगाया था जब तुमने उसे बाहर फेंक दिया था? हमें कुछ करना होगा, साधना ने जोर दिया। हमारे पास और क्या विकल्प है? यहाँ बैठना और उसके हमें नष्ट करने का इंतजार करना जो हमने बनाया है। हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं, विक्रम ने धीरे से कहा। मैं अपने अध्ययन में जा रहा हूँ। मैं सुझाव देता हूँ कि तुम दोनों आगे कठिन समय के लिए तैयार रहो। जैसे ही विक्रम कमरे से बाहर निकला, साधना अपने पति की ओर मुड़ गई। हम बस हार नहीं मान सकते। तुम्हें कुछ करना होगा, साइमन। साइमन परास्त लग रहा था। मैं क्या कर सकता हूँ? राहुल के पास अब सभी कार्ड हैं। तो मैं खुद जाऊंगी, साधना ने खड़े होकर घोषित किया। मैं उसे ढूंढूंगी और उसे समझाऊंगी कि हमें नष्ट करने का कोई उद्देश्य नहीं है। माँ, मत, किसी को कोशिश करनी होगी। उसने छीना। मैं उस आदमी की वजह से हमारे लिए जो कुछ भी हमने काम किया है उसे टूटने नहीं दूंगी। इस बीच ईशा अग्रवाल के विला में मैं अपने शानदार स्वीट की बालकनी पर खड़ा था, अभी भी मेरी परिस्थितियों में नाटकीय बदलाव को प्रसंस्करण करने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिन पहले मैं एक नौकर के कमरे में सो रहा था, दैनिक अपमान सहन कर रहा था। अब मैं अंबरनगर शहर के सबसे प्रतिष्ठित घरों में से एक में एक मेहमान था। नौकर मेरी हर जरूरत पर इंतजार कर रहे थे। जेड लॉकेट मेरी त्वचा के खिलाफ गर्म हो गया, मेरे माध्यम से बहने वाली शक्ति का एक स्थिर अनुस्मारक। मैंने इसे धीरे से छुआ, उस विरासत के लिए आभारी था जिसने मेरे जीवन को उन तरीकों से बदल दिया था जिनकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। दरवाजे पर एक नर्म दस्तक ने मुझे मेरे विचारों से खींच लिया। अंदर आओ, मैंने बुलाया, बालकनी से मुड़ते हुए। ईशा अग्रवाल अंदर आए, हमेशा की तरह एक साधारण ब्लाउज और अनुरूप पैंट में सुंदर थी। उसकी सुंदरता ने अभी भी मेरी सांसें ले लीं, लेकिन अब हमारे बीच कुछ और था, एक संबंध जो केवल आकर्षण से परे था। श्रीमान कुमार, उसने एक छोटी मुस्कान के साथ कहा, मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही हूँ। तुम मुझे कभी परेशान नहीं कर सकती, मैंने ईमानदारी से जवाब दिया। और कृपया मुझे राहुल कहो। उसने सिर हिलाया, कमरे में और आगे कदम रखा। तो राहुल, मैं कल की घटनाओं के बाद तुम्हें देखने आई थी। चीजें बहुत जल्दी चली गईं। मैं धीरे से हंसा। वह एक कम बात है। मैं अभी भी इन सब के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने इसे बहुत अच्छी तरह से संभाला, उसने कहा, बालकनी पर मेरे बगल में खड़े होने के लिए चलते हुए। इतने नाटकीय बदलाव के सामने कुछ ही लोग इतनी शांतता बनाए रख सकते थे। नर्म हवा उसकी खुशबू ले गई, कुछ फूलों और नाजुक जो मेरे दिल को दौड़ते थे। मैं सीधे उसका सामना करने के लिए मुड़ गया। मिस अग्रवाल, ईशा, उसने सुधारा। ईशा, मैंने जारी रखा, मेरे होंठों पर उसके नाम का एहसास पसंद करते हुए। आपके दादा ने मुझे क्यों चुना? सभी लोगों में से। उसकी आंखें मुझसे मिली, बिना झपकाए, क्योंकि उन्होंने वह देखा जो मैं देखती हूँ, असाधारण क्षमता का एक आदमी जिसे कभी भी अपनी योग्यता साबित करने का मौका नहीं दिया गया था। और तुम ठीक ठीक क्या देखती हो? मैंने पूछा, अचानक जानने की जरूरत थी। उसने एक पल के लिए मेरा अध्ययन किया। मैं ताकत देखती हूँ, सिर्फ वह तरह नहीं जो तुम्हारी नई क्षमताओं से आती है, बल्कि वह तरह जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा को तोड़े बिना वर्षों के दुर्व्यवहार के माध्यम से बनाए रखती है। उसके शब्दों ने मुझे जितना मैं व्यक्त कर सकता था उससे अधिक गर्म किया। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, उसने जारी रखा, उसका लहजा और अधिक गंभीर हो गया। लेकिन मुझे तुम्हें चेतावनी देनी चाहिए, राहुल। मेरे परिवार के साथ तुम्हारे संबंध ने तुम्हें चर्चा में ला दिया है। जो लोग कल तुम्हारा नाम नहीं जानते थे, वे आज तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं।
कुछ जिज्ञासा के साथ, अन्य ईर्ष्या के साथ। मैं डरता नहीं हूँ, मैंने उसे बताया। शायद तुम्हें होना चाहिए, बस थोड़ा सा, उसने प्रतिवाद किया। वह दुनिया जिसमें मैं रहती हूँ, वह दुनिया जिसमें तुम अब प्रवेश कर रहे हो, उन शौकों से भरी हुई है जो तुम्हें प्रतिस्पर्धा के रूप में देखेंगे। गौरव सिंह जैसे लोग अपने सार्वजनिक अपमान को हल्के में नहीं लेंगे। मैं उसके पास चला गया। उन्हें आने दो, मैं अब वही आदमी नहीं हूँ जो मैं पहले था। नहीं, वह सहमत हुई, उसकी आंखों में प्रशंसा की तरह कुछ चमकता हुआ। तुम निश्चित रूप से नहीं हो। क्या ये तुम्हें चिंतित करता है? मैंने पूछा, अचानक चिंतित कि मेरा नया आत्मविश्वास अभिमानी लग सकता है। मेरी राहत के लिए वह मुस्कुराए। इसके विपरीत, यह ताज़ा है, लेकिन अनावश्यक दुश्मन बनाने के लिए सावधान रहो। शक्ति को केवल ताकत की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसे कैसे चलाया जाता है उसमें ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। मैंने सिर हिलाया, उसकी सलाह को गंभीरता से लिया। मैं उसे याद रखूंगा। हम दोनों के बीच एक आरामदायक चुप्पी छा गई क्योंकि हमने उसके एस्टेट के विशाल बगीचों पर देखा। वह सवाल जो हमारी पहली मुलाकात के बाद से मेरे दिल में जल रहा था, उसे पूछा जाना मांग रहा था। मैं अब इसे रोक नहीं सका, अब ये दिखावा नहीं कर सकता कि मैं उसके लिए जो महसूस करता था वह सरल कृतज्ञता या प्रशंसा थी। ईशा, मैंने कहा, मैंने जितना भी साहस था उसे इकट्ठा करते हुए। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे यकीन था कि उसे इसे सुनना चाहिए। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वह मेरी ओर मुड़ी, उसकी अभिव्यक्ति खुली और जिज्ञासु थी। हाँ, मुझे पता है कि यह अचानक या हमारे अलग अलग पृष्ठभूमि को देखते हुए अनुमानित लग सकता है, लेकिन मैंने एक गहरी सांस ली। मिस अग्रवाल, क्या मैं तुम्हारे साथ हो सकता हूँ? शब्द हमारे बीच हवा में लटके रहे, कच्चे और ईमानदार और उनकी भेद्यता में भयानक थे। मैंने अपनी सांस रोक ली, उसके जवाब का इंतजार कर रहा था, इस बात से अवगत था कि यह क्षण सब कुछ बदल सकता है। मैंने अपनी घोषणा के बाद ईशा की अभिव्यक्ति को ध्यान से देखा। एक पल के लिए जो अनंत काल की तरह खींचा, उसने कुछ नहीं कहा। उसकी टकटकी मुझे एक तीव्रता के साथ मूल्यांकन कर रही थी जिसने मेरी त्वचा को कांपा दिया। तुमने एक बहुत ही साहसिक सवाल पूछा है, राहुल, उसने आखिरकार कहा, उसकी आवाज नर्म लेकिन स्पष्ट थी। कुछ दिन पहले, तुम एक नौकर के क्वार्टर में सो रहे थे। अब तुम एक ऐसी महिला के साथ होने के लिए कह रहे हो जिसके परिवार के पास अंबरनगर शहर के आधे से अधिक व्यवसाय का नियंत्रण है। मैंने जोर से निगला लेकिन पीछे नहीं हटा। मुझे पता है कि यह कैसा लगता है, लेकिन सब कुछ बदल गया है, मैं बदल गया हूँ। एक हल्की मुस्कान ने उसके होठों को घुमाया। हाँ, तुम हो। जो आदमी कल मेरे दादा के सामने खड़ा था, वह वही नहीं है जिसे शर्मा परिवार ने छोड़ दिया। वह करीब चली गई, इतनी करीब कि मैं उसके इत्र को सूंघ सकता था, कुछ नाजुक फिर भी आज्ञापक, उस महिला की तरह ही। मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करती हूँ, राहुल। यह उन गुणों में से एक है जिसने मुझे पहली जगह में तुम्हारे पास खींचा। उसकी आंखें मुझसे मिली, बिना झपकाए। लेकिन मुझे ये जानने की आवश्यकता है कि क्या तुम समझते हो कि मेरे साथ होने का वास्तव में क्या मतलब होगा? मुझे पता है कि यह आसान नहीं होगा, मैंने स्वीकार किया। तुम्हारा परिवार, तुम्हारी स्थिति, ये सिर्फ वह नहीं है। उसने अपना सिर हिलाया। वह दुनिया जिसमें मैं रहती हूँ खतरनाक है। लोग लगातार योजना बनाते हैं, गठबंधन बनते हैं और रोज टूटते हैं। ऐसे दुश्मन हैं जो मेरे परिवार के खिलाफ एक हथियार के रूप में मेरे करीब किसी का भी उपयोग करेंगे। मैं आगे बढ़ा, इस तथ्य से प्रोत्साहित हुआ कि उसने सीधे मुझे अस्वीकार नहीं किया था। मैं खतरे से डरता नहीं हूँ। शायद तुम्हें होना चाहिए, उसने प्रतिवाद किया, लेकिन उसकी आंखें नर्म हो गईं। तुम्हें खुद को साबित करने की आवश्यकता होगी, राहुल, सिर्फ मेरे परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे अंबरनगर शहर के लिए। क्या तुम उस चुनौती का सामना कर सकते हो? क्या यह एक परीक्षा है? मैंने पूछा। उसकी मुस्कान थोड़ी चौड़ी हो गई। इसे ठीक वैसा ही मानो, एक परीक्षा जो यह निर्धारित करेगी कि तुम मेरे लिए जो महसूस करते हो वह केवल मोह है या कुछ मजबूत। मेरे माध्यम से आशा उमड़ गई। उसने ना नहीं कहा था। मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। कोई ऐसा बनो जो मेरे बगल में एक समान के रूप में खड़ा हो सके, उसने बस इतना कहा। कोई ऐसा जिसे मेरे दुश्मन भी 2 बार पार करने के बारे में सोचेंगे। मेरे परिवार की शक्ति के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी शक्ति के कारण। मैं करूंगा, मैंने वादा किया। मेरे शिराओं में नया संकल्प बाढ़ गया। मैं कोई ऐसा बनूंगा जो तुम्हारे बगल में खड़े होने के लायक हो। ईशा ने मुझे एक लंबे पल के लिए अध्ययन किया, फिर बाहर पहुंची और मेरे चेहरे को छुआ, बस उसकी उंगलियों का सबसे हल्का ब्रश मेरे गाल के खिलाफ। सरल इशारे ने मेरे शरीर के माध्यम से बिजली भेज दी। फिर मैं उस दिन का इंतजार करती हूँ जब तुम अंबरनगर में अग्रवाल हवेली में चलकर आओगे और मुझसे वह सवाल फिर से पूछोगे, उसने धीरे से कहा। उन शब्दों के साथ वह मुड़ गई और दरवाजे की ओर चली गई, एक बार फिर से मेरी ओर देखने के लिए रुका। मुझे निराश मत करना, राहुल कुमार। उसके जाने के बाद मैं गतिहीन खड़ा रहा, उसकी छुअन अभी भी मेरी त्वचा पर जल रही थी। यह अस्वीकृति नहीं थी, यह एक चुनौती थी, खुद को उसके योग्य साबित करने का एक निमंत्रण।
विचार ने मुझे एक आग से भर दिया जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैं कमरे के केंद्र में चला गया, अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी छाती के खिलाफ जेड लॉकेट पर ध्यान केंद्रित किया। इसकी गर्मी मेरे माध्यम से फैल गई क्योंकि मैंने प्राण इकट्ठा करने का प्रयास किया। मेरे पिता की विरासत से निर्देशों ने मुझे मार्गदर्शन किया, लेकिन मुझे जल्दी ही पता चला कि यहाँ ऊर्जा दुर्लभ थी, मेरे सफलता के दौरान एकत्र करने से कहीं अधिक मुश्किल। फिर भी मेरे भीतर कुछ बदल गया था। मेरी मानसिकता एक शिकार से पूरी तरह से अलग हो गई थी, ठंडी, अधिक गणना की गई, अधिक दृढ़। भले ही प्राण विरल था, मेरा संकल्प कभी भी मजबूत नहीं रहा था। मैं इस शक्ति में निपुण हो जाऊंगा। मैं ईशा अग्रवाल के योग्य कोई बनूंगा। मैं पूरे अंबरनगर शहर को दिखाऊंगा कि राहुल कुमार एक ऐसी शक्ति था जिसके साथ गिनना था। दरवाजे पर एक दस्तक ने मेरे विचारों को बाधित किया। एक नौकर की उम्मीद करते हुए मुझे गलियारे में रोहन वर्मा को खड़ा देखकर आश्चर्य हुआ। उसकी आमतौर पर आत्मविश्वासी मुद्रा थोड़ी कम हो गई। श्रीमान कुमार, उसने कहा, एक मुस्कान को मजबूर करते हुए। क्या मैं एक शब्द कह सकता हूँ? मुझे वह बैठक से याद था, वह व्यवसायी जिसने ईशा को अपमानित किया था और खारिज कर दिया गया था। मैंने उसे अंदर आने के लिए इशारा किया, उसकी अप्रत्याशित यात्रा के बारे में उत्सुक। रोहन ने मेरे लिए मुश्किल से छिपी हुई ईर्ष्या के साथ शानदार कमरे के चारों ओर देखा, इससे पहले कि वह मेरी ओर मुड़ गया। मैं सीधा हो जाऊंगा, श्रीमान कुमार। मेरा व्यवसाय पीड़ित है और यह मुझे कैसे चिंतित करता है? मैंने पूछा, मेरी आवाज में ठंडक को सीप होने दिया। उसने अपना गला साफ किया। जब से मिस अग्रवाल ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, मेरी कंपनी ने 3 बड़े अनुबंध खो दिए हैं। मेरे निवेशक घबराए हुए हैं। यह एक व्यक्तिगत समस्या की तरह लगता है, मैंने जवाब दिया। रोहन जैसे पुरुषों से समान रूप से बात करने की मेरी नई क्षमता का आनंद ले रहा था, या शायद यहाँ तक कि वरिष्ठों का भी। ये है, उसने स्वीकार किया। लेकिन तुम समाधान हो सकते हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास मिस अग्रवाल का कान है। तुम्हारी ओर से एक अच्छा शब्द मेरी स्थिति को बदल सकता है। मैं धीरे से हंसा। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा? क्योंकि मैं एक मूल्यवान सहयोगी हो सकता हूँ। रोहन की आवाज ने एक जरूरी लहजा लिया। मेरे पास पूरे अंबरनगर शहर में संबंध हैं, संसाधन जो तुम्हें उपयोगी लग सकते हैं। किस तरह के संसाधन? मैंने पूछा। मेरी रुचि मेरे बावजूद उत्साहित हो गई। पैसे, एक के लिए। जानकारी, उन बाजारों तक पहुंच जो अधिकांश प्रवेश नहीं कर सकते। वह आगे झुक गया। मैंने सुना है कि तुम कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों में रुचि रखते हो। मेरे पास आपूर्तिकर्ता हैं जो लगभग कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जड़ी बूटियों का उल्लेख ने मेरा ध्यान खींचा। मेरी साधना तकनीक को विशिष्ट सामग्री की आवश्यकता थी, कुछ काफी दुर्लभ। एक विश्वसनीय स्रोत होने से मेरी प्रगति में काफी तेजी आ सकती है। 30%, मैंने अचानक कहा। रोहन झपका। क्षमा करें, अगर मैं तुम्हारी ओर से ईशा से बात करता हूं, तो मैं अगले साल के लिए तुम्हारे मुनाफे का 30% चाहता हूं। 30%? वह चौंका हुआ लग रहा था। वह मेरी मदद की कीमत? मैंने उसे काट दिया। इसे लो या छोड़ दो। रोहन का चेहरा कई भावनाओं के माध्यम से काम करता था, इससे पहले कि वह इस्तीफा दे दिया गया स्वीकृति में बस गया। 25%, और मैं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें मेरे आपूर्तिकर्ताओं को मिलने वाली किसी भी जड़ी बूटियों तक पहली पहुंच मिले। मैंने इस पर विचार करने का दिखावा किया। 30%, और मैं तुम्हारे जड़ी बूटी के प्रस्ताव को भी स्वीकार करूंगा। रोहन ने एक लंबे पल के लिए मुझे घूर लिया, इससे पहले कि वह अपना हाथ बढ़ा दिया। तुम एक कठिन मोलभाव करते हो, श्रीमान कुमार। मैं समझता हूं कि अग्रवालों को तुम में क्यों रुचि है। जैसे ही हमने हाथ मिलाया, मैंने मेरे भीतर एक और बदलाव महसूस किया। कुछ दिन पहले मैं रोहन द्वारा पेश किए गए किसी भी अवसर के लिए आभारी होता। अब मैं उसे शर्तें निर्धारित कर रहा था। बहुत अजीब और नशे की लत दोनों था। मैं ईशा से बात करूंगा, मैंने कहा, लेकिन मैं परिणामों का वादा नहीं कर सकता। बस यही मैं पूछता हूँ। रोहन ने सिर हिलाया, राहत महसूस कर रहा था। उन जड़ी बूटियों के बारे में क्या तुम कुछ विशिष्ट खोज रहे हो? जैसे ही मैंने मुझे आवश्यक सामग्री का वर्णन करना शुरू किया, गलियारे से एक हड़बड़ी ने हमें बाधित किया। आवाजें उठाई गईं। एक महिला की आवाज एक नौकर के विरोध के बावजूद जोरदार थी। मैं जानता हूं कि वह यहाँ है। मैं उससे तुरंत मिलने की मांग करती हूँ। मैंने तुरंत उस आवाज को पहचाना और मेरा खून ठंडा हो गया। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया कर पाता, मेरे दरवाजे में 2 आकृतियां दिखाई दी। साधना शर्मा, उसका चेहरा मुश्किल से नियंत्रित क्रोध के साथ कस गया था, और उसके पीछे श्वेता, मेरी पूर्व पत्नी को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एक तंग पोशाक जो हर वक्र से चिपक गई थी, उसके स्तनों के उभार को प्रकट करने के लिए काफी कम थी। उसका मेकअप सामान्य से अधिक भारी था। उसके होंठ एक साहसिक लाल रंग में चित्रित थे। उसकी आंखें कमरे में बह गईं, विलासिता में ले गईं, इससे पहले कि वह मुझ पर एक नजर के साथ उतरी जिसे मैं पूरी तरह से समझ नहीं सका। खैर, साधना ने कहा, उसकी आवाज में झूठी मिठास टपक रही थी। क्या यह आरामदायक नहीं है? रोहन ने हमारे बीच देखा, स्पष्ट रूप से तनाव महसूस कर रहा था।
शायद मुझे किसी और समय वापस आना चाहिए। साधना ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, उसकी टकटकी मुझ पर स्थिर थी। हमें बात करने की आवश्यकता है, राहुल। ये हवा को साफ करने का समय है, तुम्हें नहीं लगता? मैंने देखा कि श्वेता अपनी माँ के पीछे कमरे में कदम रख रही थी, उसकी आंखें कभी भी मेरी नहीं छोड़ रही थीं। जिस तरह से उसने गणना की, उसके कूल्हों का जानबूझकर डगमगाना, यह उसका एक पक्ष था जो मैंने अपनी शादी के दौरान कभी नहीं देखा था। वे जो कुछ भी चाहते थे, मुझे एक बात निश्चित रूप से पता थी, मेरा अतीत मेरे भविष्य के साथ अभी अभी टकराया था और परिणाम सुंदर नहीं होगा। मैं अभी भी शर्माओं के दौरे से उबल रहा था जब दरवाजे पर एक दस्तक ने मेरे विचारों को बाधित कर दिया। अंदर आओ, मैंने आवाज दी। रोहन को हमारी बातचीत खत्म करने के लिए वापस आने की उम्मीद कर रहा था। दरवाजा खुला, जिसमें केवल रोहन वर्मा ही नहीं बल्कि साधना और श्वेता शर्मा भी थी। उनके चेहरे आत्मसंतुष्ट में मुड़ गए थे। मेरा जबड़ा अनैच्छिक रूप से कसा गया। देखो, मुझे गलियारे में कौन मिला, रोहन ने एक तटस्थ अभिव्यक्ति के साथ कहा जिसे मैं पूरी तरह से पढ़ नहीं सका। श्वेता की आंखें दुर्भावना के साथ चमक उठीं। मैं बस श्रीमान वर्मा को तुम्हारे अपमानजनक व्यवहार के बारे में बता रही थी, राहुल। श्रीमान वर्मा गौरव के एक करीबी दोस्त हैं, साधना ने जोड़ा, उसकी आवाज में झूठी चिंता टपक रही थी। शायद वह तुम्हें तुम्हारे रवैया की समस्या के परिणामों को समझने में मदद कर सकता है। मैंने अपने हाथों को अपनी तरफ मुट्ठी में मुड़ा हुआ महसूस किया। शक्तिहीनता की परिचित भावना वापस स्क्रिप्ट करने की धमकी दी, शर्माओं के मुक्का मारने का बैग के रूप में मेरे दिनों से एक भूत। लेकिन मेरी छाती के खिलाफ जेड लॉकेट का गर्म स्पंदन ने मुझे याद दिलाया कि मैं अब वह आदमी नहीं था। क्या ऐसा है? मैंने अपनी आवाज को स्तर पर रखा। मेरी आंखें रोहन पर स्थिर थीं। श्वेता रोहन के करीब चली गई, मतली पैदा करने वाली परिचितता के साथ उसकी बांह को छुआ। श्रीमान वर्मा ठीक ठीक जानते हैं कि तुम कौन हो, राहुल। एक अनामिक जिसे भाग्य मिला, लेकिन भाग्य खत्म हो जाता है। रोहन की अभिव्यक्ति अपठनीय रही क्योंकि उसने श्वेता से मेरी ओर देखा। कमरे में तनाव इतना गाढ़ा हो गया कि दम घुट सकता था। वास्तव में, रोहन ने आखिरकार बात की, धीरे से श्वेता के हाथ को उसकी बांह से हटाते हुए। मैं ठीक ठीक जानता हूं कि श्रीमान कुमार कौन है। वह शर्मा महिलाओं का पूरी तरह से सामना करने के लिए मुड़ गया, उसकी मुद्रा सीधी हो गई। और मैं यहाँ विशेष रूप से उनके साथ एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। साधना के चेहरे पर भ्रम चमक उठा। मैं समझती नहीं हूँ। रोहन ने अपना गला साफ किया। मुझे स्पष्ट करने की अनुमति दे, श्रीमती शर्मा। मैं यहाँ गौरव सिंह के प्रतिनिधि या दोस्त के रूप में नहीं हूँ। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे एक महत्वपूर्ण मामले में श्रीमान कुमार की सहायता की आवश्यकता है। उनके चेहरों पर सदमा हास्यास्पद होता अगर स्थिति इतनी तनावपूर्ण नहीं होती। उनकी सहायता, श्वेता ने दोहराया, उसकी आवाज अचानक छोटी हो गई। रोहन ने सिर हिलाया। हाँ, आप देखें, श्रीमान कुमार के पास विशेषज्ञता है जो काफी दुर्लभ और मूल्यवान है। मैं खुद को भाग्यशाली मानूंगा अगर वह मेरी मदद करने के लिए सहमत होते हैं। मैंने अपनी अभिव्यक्ति को तटस्थ रखने के लिए संघर्ष किया क्योंकि संतुष्टि मेरे माध्यम से दौड़ रही थी। शर्मा महिलाएं ऐसी लग रही थीं जैसे उन्हें थप्पड़ मारा गया हो। कुछ गलती होनी चाहिए, साधना ने फुसफुसाया। यह आदमी हमारा रहने वाला दामाद था। उसके पास कोई विशेष कौशल या। सभी सम्मान के साथ, श्रीमती शर्मा, रोहन ने दृढ़ता से बाधा डाली। मेरा मानना है कि आपने श्रीमान कुमार की क्षमताओं को गंभीर रूप से गलत समझा है। उसने अपने सिर के एक हल्के झुकाव के साथ मेरी ओर मुड़ गया, एक सम्मान का इशारा जिसने श्वेता की आंखें अविश्वास में चौड़ी कर दीं। श्रीमान कुमार, मैं बाधा के लिए माफी चाहता हूँ। शायद हम मेरे प्रस्ताव पर चर्चा कर सकते हैं जब आप स्वतंत्र हों। मैं समझता हूं कि आपको अपनी वर्तमान बातचीत को खत्म करने के लिए गोपनीयता की आवश्यकता है। संदेश स्पष्ट था। रोहन वर्मा अंबरनगर शहर के सबसे भयभीत पुरुषों में से एक मुझे स्थगित कर रहा था। मैंने धीरे धीरे सिर हिलाया। धन्यवाद, श्रीमान वर्मा। मेरा मानना है कि श्रीमती शर्मा और उनकी बेटी बस जा रहे थे। साधना का चेहरा पीला पड़ गया था। श्वेता ऐसी लग रही थी जैसे वह बीमार हो सकती है। एक और शब्द के बिना वे दरवाजे की ओर वापस चले गए। हम किसी और समय बात करेंगे, राहुल, साधना ने कमजोर रूप से प्रबंधित किया। मुझे संदेह है, मैंने ठंडे से जवाब दिया। जैसे ही दरवाजा उनके पीछे हटते हुए आंकड़ों के पीछे बंद हुआ, मैंने एक सांस छोड़ दी जिसे मैंने महसूस नहीं किया था कि मैं पकड़े हुए था। रोहन की गहरी हंसी ने चुप्पी तोड़ दी। उनके चेहरों पर नजर, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अनमोल, मैं मदद नहीं कर सका लेकिन मुस्कुराया। उसके लिए धन्यवाद। रोहन ने मेरे धन्यवाद को दूर कर दिया। मैंने केवल तथ्यों को बताया। हालांकि मुझे स्वीकार करना होगा, उन गिद्धों को बिखेरते देखना संतोषजनक था। वह खिड़की की ओर चला गया, ये देखते हुए कि साधना और श्वेता नीचे आंगन में जल्दी कर रहे थे, व्यवहारिक रूप से अपने अपमान से बचने की अपनी जल्दबाजी में भाग रहे थे। तुम जानते हो, उसने विचारपूर्वक कहा, हमारे काम की लाइन में दया दिखाना खतरनाक हो सकता है।
मैंने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? वे महिलाएं, रोहन ने खिड़की की ओर इशारा किया, वे तुम्हारा शोषण करने, तुम्हें हेरफेर करने के लिए यहाँ आए थे। फिर भी तुमने उन्हें सिर्फ घायल गौरव से अधिक के बिना जाने दिया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? उन्हें नुकसान पहुंचाना। रोहन मेरी ओर मुड़ गया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। नुकसान नहीं, लेकिन उस खतरे को पहचानो जो वे पैदा करते हैं। शर्मा जैसे लोग जब अपमानित होते हैं, बेताब हो जाते हैं। बेताब लोग अप्रत्याशित होते हैं। मैंने उसके शब्दों पर विचार किया। उनके पास अब मुझ पर कोई शक्ति नहीं है। शायद सीधे नहीं, उसने रियायत दी, लेकिन घायल सांपों में अभी भी जहर होता है। बस अपनी पीठ देखो कुमार, हर कोई तुम्हारी दया के लायक नहीं है। उसकी चेतावनी मेरे साथ लंबे समय तक रही जब हमारी बैठक समाप्त हो गई। क्या मैं बहुत नर्म हो रहा था? पुराना राहुल शर्माओं से प्रतिशोध के बारे में चिंतित होता, लेकिन मुझ में कुछ मौलिक रूप से बदल गया था। उनकी राय, उनका बहुत अस्तित्व आगे मेरे रास्ते के लिए तेजी से अप्रासंगिक लग रहा था। फिर भी रोहन के शब्दों में ज्ञान था जिसे मैं पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकता था। मुझे सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। शर्मा दयनीय हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तक कि दयनीय दुश्मन भी परेशानी का कारण बन सकते हैं। शहर भर में अग्रवाल एस्टेट में ईशा सुरुचिपूर्ण बैठने के कमरे में तेजी से चल रही थी। उसकी हताशा हर कदम में स्पष्ट थी। विक्रम प्रधान ने उसे मुश्किल से छिपे हुए मनोरंजन के साथ देखा। तुम हास्यास्पद हो ईशा, उसने अपनी चाय को आराम से चूसते हुए कहा। शर्मा परिवार से किसी अनामिक पर यह स्थिरीकरण तुम्हारे नीचे है। राहुल कुमार एक अनामिक नहीं है, उसने खिसकते हुए कहा। उसे घूरने के लिए अपना तेजी से चलना बंद कर दिया। विक्रम ने अपनी आंखें लुढ़का दी। एक पूर्व रहने वाला दामाद जिसे सड़क पर लात मारी गई थी। कृपया, वह अब केवल इसलिए घूम रहा है क्योंकि तुम्हारे परिवार का दान। तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। मैं काफी जानता हूँ, विक्रम ने प्रतिवाद किया। वह एक जोंक है जिसने खुद को एक नए मेजबान से जोड़ने में कामयाब रहा है। पहले शर्मा, अब अग्रवाल। ईशा के हाथ उसकी तरफ कसे गए। राहुल ने कभी भी मेरे परिवार से कुछ नहीं मांगा है। उसने जो कुछ भी हासिल किया है वह उसकी अपनी योग्यता और कड़ी मेहनत के माध्यम से हुआ है। हासिल किया? विक्रम हंसा। उसने ठीक ठीक क्या हासिल किया है? एक अच्छे घर में रहना, बेहतर कपड़े पहनना। वे उपलब्धियां नहीं हैं ईशा, वे दान हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं हिम्मत करता हूं क्योंकि किसी को तुम्हें समझदारी की बात करने की आवश्यकता है, विक्रम ने बाधा डाली। तुम्हारे दादा का इस आदमी के प्रति कुछ पुराना दायित्व हो सकता है, लेकिन खुद को ये सोचने में मूर्ख मत बनाओ कि वह कुछ खास है। ईशा ने एक गहरी सांस ली, अपनी शांतता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। विक्रम हमेशा अभिमानी था, लेकिन राहुल के उसके खारिज होने ने एक नस को छुआ जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। तुम उसके बारे में गलत हो, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज ठंडी और नियंत्रित थी। राहुल कुमार उन तरीकों से असाधारण है जिन्हें तुम समझना शुरू नहीं कर सकते। असाधारण? विक्रम ने मजाक उड़ाया। किस पर? दूसरों की सद्भावना पर जीवित रहना, एक पेशेवर दान का मामला होना। उसने मेरी जान बचाई, ईशा ने धीरे से कहा। जब देश भर के डॉक्टरों ने विफल हो गए, जब दुनिया भर के विशेषज्ञों ने हार मान ली, राहुल सफल रहा। अकेले यह उसे किसी भी व्यक्ति से अधिक उल्लेखनीय बनाता है जिससे तुम कभी मिले हो। विक्रम ने अपना हाथ खारिज कर दिया। एक झटका, या अधिक संभावना है, तुम्हारी बीमारी बस स्वाभाविक रूप से चली गई। सहसंबंध कारण नहीं है ईशा। मैंने सोचा कि तुम इससे अधिक स्मार्ट थे। ईशा की आंखों में कुछ खतरनाक चमक उठा। ठीक है, अगर तुम मेरे शब्द को नहीं मानोगे तो चलो एक दांव लगाते हैं। विक्रम ने एक भौं उठाई, खुद के बावजूद उत्सुक हो गया। एक दांव? हाँ, ईशा ने दृढ़ता से कहा। मैं दांव लगाती हूँ कि 1 महीने के भीतर तुम न केवल राहुल की योग्यता को स्वीकार करोगे, बल्कि तुम सक्रिय रूप से उसकी मदद या अनुमोदन की तलाश करोगे। विक्रम दिल से हंसा। ये सबसे बेतुकी बात है जो मैंने कभी सुनी है। मुझे उससे कभी कुछ क्यों चाहिए होगा? क्योंकि ईशा आगे झुकी, उसकी आवाज में पूर्ण निश्चितता थी। राहुल कुमार इस शहर में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बनने जा रहा है, और हर कोई तुम्हें शामिल करते हुए इसे पहचानेगा। तुम गंभीर रूप से विश्वास नहीं कर सकते। मैं सिर्फ विश्वास नहीं करती, मैं इसे जानती हूँ। ईशा की आंखें दृढ़ता से धधक उठीं। एक छोटे से अंबरनगर शहर में भी, यहाँ तक कि पूरे एल्डोरिया प्रांत में, कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। विक्रम ने एक लंबे पल के लिए उसे घूर लिया, इससे पहले कि वह हंसी में टूट गया। तुमने अपना दिमाग खो दिया है ईशा, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारे हास्यास्पद दांव को स्वीकार करता हूँ। जब तुम्हारा कीमती अनामिक ठीक वही साबित होता है जो मैंने कहा था, बस एक और अवसरवादी जो तुम्हारे परिवार की कोचिंग पर सवारी कर रहा है, मैं उम्मीद करूंगा कि तुम आखिरकार इस मोह को पीछे छोड़ दोगे। ईशा की मुस्कान ठंडी और आत्मविश्वासी थी। और जब मैं जीतती हूँ विक्रम, मैं एक सार्वजनिक स्वीकृति की उम्मीद करती हूँ कि तुम कितने पूरी तरह से गलत थे। सौदे? विक्रम खड़ा हो गया, अपना हाथ बढ़ाते हुए।
जैसे ही ईशा ने इसे हिलाया, किसी ने भी उस छाया को नहीं देखा जो संक्षेप में दरवाजे के पार हो गई थी, एक नौकर जिसने उनके आदान प्रदान के हर शब्द को सुना था। राहुल कुमार के प्रति अग्रवाल उत्तराधिकारिणी की उत्साही रक्षा की खबर और उसके भविष्य के बारे में उसका अत्याचारी दावा जल्द ही पूरे अंबरनगर शहर में जंगली आग की तरह फैल जाएगा। ईशा की साहसिक भविष्यवाणी पर घड़ी टिक टिक कर रही थी। विक्रम प्रधान की खारिज हंसी ईशा के सुरुचिपूर्ण बैठने के कमरे के माध्यम से गूंज रही थी। धूप लंबी खिड़कियों के माध्यम से बह रही थी, हमारे बीच तनाव को प्रबुद्ध कर रही थी। इस राहुल कुमार में तुम्हारा विश्वास प्रशंसनीय और मूर्खतापूर्ण दोनों है, ईशा, विक्रम ने अपनी महंगी सूट जैकेट को सीधा करते हुए कहा। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। तुम बुद्धिमान हो, समझदार, जो इस अंधे स्पॉट को और भी अधिक पहेली बनाता है। मैंने ईशा के चेहरे को शांत होते देखा, हालांकि मैं उसके जबड़े के सूक्ष्म कसने को देख सकता था। वह हमेशा विनम्र कंपनी में अपनी भावनाओं को छिपाने में कुशल रही थी। यह अंधा विश्वास नहीं है, विक्रम, उसने समान रूप से जवाब दिया। यह अवलोकन और प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। विक्रम ने मजाक उड़ाया, फारसी कालीन के पार तेजी से चलते हुए। अवलोकन? वह आदमी एक रहने वाला दामाद था। क्या तुम जानते हो कि वास्तव में असाधारण कौन है? जयंत हुड्डा। नाम उनके बीच हवा में लटक गया। जयंत हुड्डा, विक्रम के सबसे पुराने दोस्त का बेटा, और जो मैंने इकट्ठा किया था, एक आदमी जो वर्षों से ईशा का पीछा कर रहा था। जयंत ने 3 प्रांतों में मान्यता हासिल की है, विक्रम ने जारी रखा। वह अपनी उम्र से दोगुनी उम्र के बड़ों द्वारा सम्मानित है। साधना सारनिया में उसके कौशल 30 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति से अतुलनीय हैं। ईशा ने अपनी चाय को चूसा, उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी। जयंत प्रतिभाशाली है, मैंने कभी उससे इनकार नहीं किया। तो फिर तुम कुमार जैसे किसी पर अपना ध्यान क्यों बर्बाद करती हो? जयंत के परिवार के पास संबंध हैं जो पीढ़ियों से पीछे फैले हुए हैं। कुमार के पास? ठीक ठीक क्या है? शर्मा परिवार के पायदान के रूप में एक संक्षिप्त अवधि। मैंने इस आदान प्रदान को देखकर सुरक्षात्मक क्रोध का एक उभार महसूस किया। विक्रम प्रधान को कोई पता नहीं था कि मैं वास्तव में कौन था या मैं क्या बनने में सक्षम था। लेकिन ईशा को मेरी रक्षा की आवश्यकता नहीं थी। हमारा दांव खड़ा है, विक्रम, उसने शांत रूप से कहा, अपनी कप को जानबूझकर सटीकता के साथ नीचे रखते हुए। मैं अपने मूल्यांकन में आत्मविश्वासी हूँ, जैसा कि मैं अपने में हूँ। विक्रम की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। जयंत उसकी मदद कर सकता है, उसे सिखा सकता है, यानी अगर कुमार के पास सीखने की कोई क्षमता है। ईशा के होंठ एक सूक्ष्म मुस्कान में मुड़ गए जिसने मेरी रीढ़ को ठंडा कर दिया। जयंत हुड्डा, राहुल के रास्ते पर सिर्फ एक और कदम है, और कुछ नहीं। कमरे का तापमान कई डिग्री नीचे गिरा हुआ लग रहा था। विक्रम का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह फुसफुसाया। जयंत मेरे सबसे पुराने दोस्त का बेटा है। उसने 25 साल की उम्र तक उतना हासिल किया है जितना अधिकांश पुरुष जीवन भर में करते हैं। और फिर भी, ईशा ने विनाशकारी शांतता के साथ जवाब दिया, वह राहुल कुमार द्वारा ग्रहण किया जाएगा। ये बस सच है, विक्रम। विक्रम ने अपनी कोट को कुर्सी के पीछे से पकड़ा, उसके आंदोलन क्रोध के साथ झटकेदार थे। मैंने इस बकवास से काफी कुछ लिया है। मैं आज दोपहर एल्डोरिया के लिए जा रहा हूँ। जब मैं वापस आता हूँ तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा भ्रम बीत चुका होगा। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, ईशा ने उसके पीछे से बुलाया, विक्रम, तुम्हें अपनी यात्रा पर फिर से विचार करना चाहिए। तुम ठीक नहीं लग रहे हो। शायद तुम्हें यात्रा करने से पहले एक चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। वह दहलीज पर रुका, एक तिरस्कारपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ मुड़ते हुए। अब तुम्हें मेरे स्वास्थ्य के बारे में चिंता है। मेरे बारे में चिंता मत करो, ईशा। उस दिन के बारे में चिंता करो जब तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि तुम अपने कीमती अनामिक के बारे में गलत थे। दरवाजा उसके पीछे दृढ़ता से बंद हो गया। मैं संलग्न कमरे से बाहर निकला जहां मैं उनकी बातचीत के दौरान इंतजार कर रहा था। क्या तुमने सब कुछ सुना? ईशा ने पूछा, उसकी आंखों में चिंता के साथ मेरी ओर मुड़ते हुए। मैंने सिर हिलाया। हर शब्द। मुझे खेद है कि तुम्हें उसे तुम्हारे बारे में उस तरह से बात करते हुए सुनना पड़ा। उसने मेरे हाथ के लिए पहुंची। मैंने उसकी उंगलियों को धीरे से निचोड़ा। मत बनो। उसकी राय मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं रुका, उसे उसकी चेतावनी पर विचार करते हुए। तुमने उसके स्वास्थ्य के बारे में क्या देखा? ईशा ने भौहें चढ़ाईं। जब उसने अपनी चाय के लिए पहुंचा तो उसका बायां हाथ थोड़ा कांप गया। उसके होंठों के चारों ओर एक सूक्ष्म नीला रंग था, और 2 बार उसने शिकायत की और अपनी छाती को छुआ जब उसने सोचा कि मैं नहीं देख रहा था। मेरे चिकित्सा ज्ञान ने मेरे पिता के जैड लॉकेट द्वारा जागृत किया गया तुरंत लक्षणों की पहचान की। हृदय प्राण की कमी के साथ रक्त ठहराव। अगर वह आज यात्रा करता है तो खिंचाव एक गंभीर हमला को ट्रिगर कर सकता है। वह मेरी बात नहीं सुनेगा, ईशा ने आह भरी। उसका गौरव इसकी अनुमति नहीं देगा। तो वह कठिन रास्ते से सीखेगा, मैंने गंभीरता से कहा। उस दोपहर बाद मैंने खुद को अपने कमरे में एकांत कर लिया। साधना सारनिया पर प्राचीन स्क्रॉल से घिरा हुआ था।
मेरे पिता की विरासत से ज्ञान मेरे भीतर हिल गया, इन जटिल चित्रों की मेरी समझ का मार्गदर्शन किया। हमारी दुनिया में साधना तेजी से मुश्किल हो गई थी क्योंकि आध्यात्मिक प्राण दुर्लभ हो गया था। अधिकांश अभ्यासकर्ता सबसे बुनियादी स्तरों से परे आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते थे। लेकिन इन साधना सारणियां ने एक समाधान की पेशकश की, बची हुई परिवेश ऊर्जा को इकट्ठा करने और केंद्रित करने का एक तरीका। मैंने अपनी उंगली से जटिल पैटर्न का पता लगाया, उन्हें याद करने के लिए प्रतिबद्ध किया। विक्रम के साथ उसके टकराव के दौरान मुझमें ईशा का अटूट आत्मविश्वास मेरे दिल में एक लौ की तरह जल रहा था, मुझे और भी कठिन, तेजी से सीखने के लिए धकेल रहा था। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, मैंने फुसफुसाया, हालांकि वह वहां नहीं थी इसे सुनने के लिए। मैं वह सब कुछ बनूंगा जो तुम मानते हो कि मैं बन सकता हूं। कई घंटों के अध्ययन के बाद मेरी आंखें थक गईं। मुझे पता था कि केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं होगा, मुझे अभ्यास करने की आवश्यकता थी। मेरे द्वारा बनाई गई साधना सारणियां के माध्यम से ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करने की आवश्यकता थी। मैंने अपनी सामग्री इकट्ठा की और शहर से बाहर चला गया, बिना बाधा के अभ्यास करने के लिए एक शांत जगह की तलाश में। अंबरनगर के ठीक बाहर तलहटी के पास मुझे एक पहाड़ की धारा के बगल में एक छोटा सा साफ जगह मिली, मेरे उद्देश्यों के लिए एकदम सही। बहते पानी ने स्वाभाविक रूप से जो कुछ भी आध्यात्मिक प्राण पर्यावरण में बचा था उसे आकर्षित किया। मैं धारा के बगल में क्रॉस पैर करके बैठ गया और एक लकड़ी की छड़ी के साथ नर्म पृथ्वी में पहली साधना सारणियां खींचना शुरू कर दिया। सारणियां सरल थी, परिवेश ऊर्जा को इकट्ठा करने और इसे केंद्र की ओर फंसाने के लिए डिजाइन किया गया था जहां मैं ध्यान करने के लिए बैठूंगा। जैसे ही मैंने अंतिम स्ट्रोक पूरा किया, मैंने मेरे चारों ओर हवा में एक सूक्ष्म कंपन महसूस किया। सफलता। मैंने खुद को सारणियां के केंद्र में स्थित किया और अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी सांस और मेरे पास खींची जा रही ऊर्जा के मंद धाराओं पर ध्यान केंद्रित किया। ये काम कर रहा था, लेकिन ऊर्जा इतनी पतली थी, प्राचीन ग्रंथों ने जो वर्णन किया था उसकी तुलना में इतनी विरल थी। यह अब हमारी दुनिया की वास्तविकता थी। अभ्यासकर्ता आध्यात्मिक ऊर्जा के टुकड़ों पर लड़ते थे जैसे भूखे आदमी टुकड़ों के लिए झगड़ते थे। लेकिन मेरे पास एक फायदा था जो उनके पास नहीं था, मेरे पिता का ज्ञान और रहस्यमय जेड लॉकेट जो प्राण की इन ट्रेस मात्रा को भी अवशोषित करने की मेरी क्षमता को बढ़ाने के लिए लग रहा था। इस बीच विक्रम प्रधान की शानदार कार एल्डोरिया प्रांत की ओर राजमार्ग पर तेज हो गई। वह पीछे की सीट पर बैठा था, अभी भी ईशा के साथ अपनी बातचीत पर उबल रहा था। ये साहस, उसने खुद से बुदबुदाया। जयंत हुडा, एक कदम। कुमार जैसे एक अनामिक के लिए। उसके ड्राइवर ने पीछे देखने वाले शीशे में देखा। क्या आपने कुछ कहा, सर? कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं, विक्रम ने छीना। बस तेजी से चलाओ, मैं रात होने से पहले एल्डोरिया पहुंचना चाहता हूं। जैसे ही वे पर्वतीय दर्रे के पास पहुंचे जिसने प्रांतों के बीच की सीमा को चिन्हित किया, विक्रम ने अपनी छाती में एक असुविधाजनक दबाव महसूस किया। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, इसे ईशा के अपमान पर अपने क्रोध का श्रेय दिया। जयंत के पास सब कुछ है, उसने अपने आंतरिक बकवास को जारी रखा। वंश, प्रतिभा, संसाधन। कुमार के पास क्या है? ईशा के गलत जगह के दान के अलावा कुछ नहीं। उसकी छाती में दबाव तेज हो गया, उसके बाएं कंधे और उसकी बांह तक फैल गया। विक्रम ने अपनी टाई को ढील दी, इसे अचानक सांस लेने में मुश्किल हो गया। सर, क्या आप ठीक हैं? ड्राइवर ने पूछा, शीशे में उसकी परेशानी को देखकर। ठीक हूं, विक्रम ने फुसफुसाया। बस चलाओ। लेकिन वह ठीक नहीं था। दबाव गोली मारने वाले दर्द में बदल गया, यातना देने वाली लहरों में उसकी छाती से बाहर विकिरण कर रहा था। उसकी बाईं बांह सुन्न हो गई और उसके माथे पर ठंडा पसीना टूट गया। सप्ताह पहले एक संक्षिप्त चिकित्सा परामर्श से राहुल के शब्द अचानक उसके दिमाग में गूंज उठे। आपकी नाड़ी हृदय प्राण की कमी के लक्षण दिखाती है। आपको इसका इलाज होने तक कठोर गतिविधि और यात्रा से बचना चाहिए। विक्रम ने एक शौकिया की आधारहीन राय के रूप में चेतावनी को खारिज कर दिया था। अब जैसे ही अत्यधिक दर्द ने एक लोहे की मुट्ठी की तरह उसके दिल को जकड़ लिया, उसने अपनी गलती का एहसास किया। सर, ड्राइवर की चिंतित आवाज उसके कानों में दहाड़ के माध्यम से दूर लग रही थी। विक्रम ने अपनी छाती को जकड़ लिया, हर सांस एक बेताब संघर्ष थी। भयानक बोध के रूप में उसके लुप्त चेतना पर काले धब्बे नाचते थे। उसे कहीं भी, निकटतम अस्पताल से घंटों दूर, एक दिल का दौरा पड़ रहा था। जल्दी, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज कार के इंजन पर मुश्किल से श्रव्य थी। दर्द घातीय रूप से बढ़ गया, एक वाइस की तरह उसकी छाती को कुचल रहा था। अपनी शेष ताकत के साथ विक्रम चिल्लाने में कामयाब रहा, अंबरनगर शहर वापस जाओ। जैसे ही अंधेरा करीब आया, एक विचार उसकी लुप्त होती चेतना के माध्यम से धधक उठा। राहुल कुमार हर तरह से सही था। दर्द ने मेरी छाती के माध्यम से पिघले लोहे की तरह जला दिया, लहरों में बाहर की ओर विकिरण किया जिसने मुझे हाँफते हुए छोड़ दिया। मैंने पहले दर्द का अनुभव किया था, टूटी हुई हड्डियां, व्यापारिक प्रतिद्वंद्वियों से चाकू के घाव जो बेलगाम हो गए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। श्रीमान प्रधान, कृपया स्थिर रहने की कोशिश करें, डॉक्टर ने कहा, मेरे सीने के खिलाफ एक स्टेथोस्कोप दबाते हुए। हम मुश्किल से अंबरनगर शहर वापस आए थे।
अस्पताल की आपातकालीन टीम ने मुझे दवाओं के साथ स्थिर कर दिया था, लेकिन वेदना बनी रही। मेरे दिल की हर धड़कन ऐसी लग रही थी जैसे वह मेरी आखिरी हो सकती है। मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने कठोर दांतों के माध्यम से मान की। डॉक्टर की अभिव्यक्ति पेशेवर रूप से तटस्थ रही, लेकिन मैंने उसकी आंखों में चिंता का झटका पकड़ा। आपका दिल गंभीर रूप से खींचा हुआ है। परीक्षण महत्वपूर्ण रुकावट दिखाते हैं। हमने पारंपरिक दवा के साथ जो कर सकते थे वह किया है, लेकिन क्या? मेरी आवाज शर्मनाक रूप से टूटी। आपको विशेषज्ञ उपचार की आवश्यकता है, जो हम पेश कर सकते हैं उससे परे है। ईशा अग्रवाल मेरे अस्पताल के कमरे के कोने में चुपचाप खड़ी थी। उसका चेहरा शांतता का मुखौटा था। मुझे नफरत थी कि वह मेरी कमजोरी को देख रही थी, लेकिन मुझे उसकी आवश्यकता थी। कुमार, मैं कहने में कामयाब रहा। मुझे राहुल कुमार की आवश्यकता है। उसकी आंखों में संतुष्टि सूक्ष्म लेकिन अचूक थी। मैं देखूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। 1 घंटे बाद मेरे व्यक्तिगत सहायक ने वापस रिपोर्ट दी। हम श्रीमान कुमार का पता नहीं लगा सकते हैं, सर। वह अपने निवास पर नहीं हैं। दर्द की एक और लहर मेरे माध्यम से टकरा गई, मेरी सांस चोरी कर रही थी। दवा मुश्किल से किनारे को उतार रही थी। उसे ढूंढो, मैं चिल्लाया, फिर तुरंत छाती के माध्यम से ताज़ा दर्द लांसित के रूप में परिश्रम पर खेद व्यक्त किया। ईशा आगे बढ़ी। विक्रम, मैं इसे व्यक्तिगत रूप से संभालूंगी, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, राहुल मांगों का अच्छी तरह से जवाब नहीं देता है। मैं बहस करना चाहता था, उसे यह याद दिलाने के लिए कि मैं इस शहर में कौन था, लेकिन दर्द की एक और लहर ने मुझे शांत कर दिया। मैंने कमजोर रूप से सिर हिलाया। मुझे उसके घर ले चलो, मैंने अपने सहायक को बताया। अगर वह मेरे पास नहीं आएगा तो मैं उसके पास जाऊंगा। डॉक्टर ने विरोध किया, लेकिन मैंने उसे एक नज़र से शांत कर दिया। मैं इस बांझ कमरे में मदद का इंतजार करते हुए मरने नहीं जा रहा था, जो कभी नहीं आ सकता। कुमार के निवास की यात्रा अपमानजनक थी। मुझे मेरे 2 पुरुषों के बीच समर्थन करना पड़ा। प्रत्येक कदम ने मेरी छाती के माध्यम से ताज़ा ऐंठन भेजी। ईशा आगे चली गई। उसकी पीठ सीधी थी, मेरी दयनीय स्थिति को देखने से इनकार कर रही थी। कुमार का घर मामूली लेकिन अच्छी तरह से रखा हुआ था। उस हवेली की तरह कुछ भी नहीं जिसकी मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उम्मीद थी जिसने ईशा अग्रवाल का ध्यान पकड़ा था। दर्द की एक और लहर ने मुझे मारा क्योंकि हम उसके दरवाजे पर पहुंचे। मुझे लगभग मेरे घुटनों पर ला दिया। वह घर पर नहीं है, मेरे एक आदमी ने बार बार दस्तक देने के बाद रिपोर्ट दी। इसे तोड़ दो, मैंने कस चुके दांतों के माध्यम से आदेश दिया। ईशा तेजी से मुड़ गई। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। उसकी आवाज में एक अधिकार था जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मेरे पास एक चाबी है। राहुल ने इसे मुझे आपात स्थितियों के लिए दिया। बेशक उसने किया। मैंने एक कड़वी प्रतिक्रिया को वापस काट दिया क्योंकि उसने दरवाजा अनलॉक किया। अंदर घर सरल लेकिन बेदाग साफ था। चिकित्सा ग्रंथ और प्राचीन स्क्रॉल अलमारियों पर सफाई से व्यवस्थित थे। हवा में एक मंद जड़ी बूटी की खुशबू लटकी हुई थी। हम इंतजार करेंगे, ईशा ने एक सोफे की ओर इशारा करते हुए कहा। दर्द की एक और लहर मेरे माध्यम से टकरा गई और मैं कुशन पर ढह गया। मेरा सहायक मेरी तरफ दौड़ा। सर, क्या मुझे फिर से अस्पताल को फोन करना चाहिए? नहीं, मैंने छीना। बस कुमार को ढूंढो। घंटे बीत गए। दर्द एक आग के ज्वार की तरह कम और बह गया। मेरे पुरुषों ने शहर की तलाशी ली, समय समय पर कोई खबर नहीं होने के साथ वापस आ गए। रात हो गई और फिर भी राहुल कुमार का कोई निशान नहीं था। वह मुझसे बच रहा है, मैंने बुदबुदाया। मेरे माथे पर पसीना टपक रहा था। ईशा, जो एक कुर्सी में चुपचाप बैठी थी, अपनी किताब से ऊपर देखा। राहुल ऐसे खेल नहीं खेलता है। वह शायद काम कर रहा है या साधना कर रहा है। साधना, मैंने मजाक उड़ाया, फिर झुंझला गया क्योंकि प्रयास ने मेरी छाती के माध्यम से ताज़ा दर्द भेजा। जयंत हुडा एक सच्चा साधक है। कुमार सिर्फ। सावधान विक्रम, ईशा ने बाधा डाली। उसकी आवाज नर्म लेकिन तेज थी। तुम उसके घर में हो, उसकी मदद की तलाश में हो। शायद अब तुलना करने का समय नहीं है। रात अंतहीन रूप से खींची। हर सांस एक संघर्ष थी, हर धड़कन एक जुए थी। सुबह तक मैं खुद का एक खोल था। दर्द ने मुझे गिरा दिया क्योंकि मैं चेतना से बाहर और अंदर भटक गया। पीड़ा के कोहरे के माध्यम से मैंने सामने का दरवाजा खुलते हुए सुना। मैंने दरवाजे को अपने पीछे बंद कर दिया, थका हुआ लेकिन मेरे रात के काम से संतुष्ट था। पहाड़ की धारा से साधना सारनिया ने उम्मीद से बेहतर काम किया था, जिससे मुझे सामान्य से थोड़ा अधिक आध्यात्मिक प्राण अवशोषित करने की अनुमति मिली। ये बहुत ज्यादा नहीं था, विशाल महासागर में मुश्किल से एक बूंद जो मुझे साधना करने की आवश्यकता थी, लेकिन ये प्रगति थी। मेरे रहने वाले कमरे में आवाजों की आवाज ने मुझे ठंडा कर दिया। घुसपैठिए राहुल, ईशा की परिचित आवाज ने पुकारा। तुम आखिरकार घर आ गए। मैं थोड़ा आराम कर गया लेकिन मैं रहने वाले कमरे में कदम रखते ही सतर्क रहा। मेरे सामने का दृश्य अप्रत्याशित था। ईशा मेरे पढ़ने की कुर्सी में शांत रूप से बैठी थी और मेरे सोफे पर विक्रम प्रधान खुद मौत की तरह दिख रहा था। उसकी आमतौर पर उत्कृष्ट उपस्थिति खंडहर में थी।
उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, पसीना उसके बालों को उसके माथे पर चिपका रहा था। मैंने जिसे उसके व्यक्तिगत रक्षकों के रूप में पहचाना, वे 2 आदमी पास में खड़े थे, जबकि एक और आदमी, उसके सहायक, उसके हाथ में टैबलेट से निर्णय लेते हुए चिंता से मडरा रहा था। यहाँ क्या हो रहा है? मैंने पूछा। मेरी टकटकी ईशा और प्रधान के बीच घूम रही थी। श्रीमान कुमार, प्रधान के सहायक ने आगे कदम रखा। श्रीमान प्रधान गंभीर छाती के दर्द से पीड़ित हैं। अस्पताल उनकी मदद नहीं कर सका और उन्होंने तुमसे मिलने पर जोर दिया। मैंने प्रधान को देखा, सप्ताह पहले हमारी संक्षिप्त चिकित्सा परामर्श को याद करते हुए। मैंने उसे उसकी हृदय स्थिति के बारे में चेतावनी दी थी, यात्रा के खिलाफ सलाह दी थी। उसने तब मुझे खारिज कर दिया था, ठीक उसी तरह जैसे उसने कल ईशा के घर में मुझे खारिज कर दिया था। तुम कहाँ थे? प्रधान ने कमजोर रूप से मांग की, उसकी आवाज उसके सामान्य आज्ञापक लहजे की एक छाया थी। हम पूरी रात इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, मैंने ठंडे से जवाब दिया। पुराना राहुल माफी मांगता, मदद करने के लिए दौड़ पड़ता, लेकिन मैं अब वह आदमी नहीं था। ईशा उठी, कृपालु कदमों के साथ मेरे पास पहुंचते हुए। राहुल, मुझे उम्मीद है कि तुम बुरा नहीं मानोगे कि मैंने अपनी आपातकालीन चाबी का इस्तेमाल किया। विक्रम की स्थिति कल महत्वपूर्ण हो गई जब उसने यात्रा करने के बारे में तुम्हारी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखों ने एक संदेश दिया, यह एक परीक्षा है। उसे दिखाओ कि तुम वास्तव में कौन हो। मैंने उसके अकथित शब्दों को स्वीकार करने के लिए थोड़ा सिर हिलाया। मैं एक दूरस्थ स्थान पर साधना कर रहा था। मुझे एकांत की आवश्यकता थी। प्रधान के सहायक ने आक्रामक रूप से आगे कदम रखा। क्या तुम समझते हो कि तुम किसके साथ पेश आ रहे हो? श्रीमान प्रधान तुम्हें 100 बार खरीद और बेच सकते थे। तुम साधना करते हुए वह पूरी रात पीड़ित रहा। कमरा शांत हो गया, यहाँ तक कि प्रधान भी अपने सहायक के आक्रोश से आश्चर्यचकित लग रहा था। ईशा की आंखें खतरनाक रूप से सक्रिय हो गईं, लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाती, प्रधान ने खुद को सोफे से ऊपर धकेला, दृश्यमान रूप से शिकायत करते हुए। कुमार, उसने फुसफुसाया, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। तुम्हारी जो भी फीस हो, मैं उसका भुगतान करूंगा। बस इसे रोक दो। एक और ऐंठन ने उसे मारा और उसने अपनी छाती को जकड़ लिया, उसका चेहरा विकृत हो गया। मैंने उसे भावशून्य रूप से अध्ययन किया। ये वह आदमी था जिसने मेरा मजाक उड़ाया था, जिसने जयंत हुडा से मेरी प्रतिकूल तुलना की थी, जिसने मेरे चिकित्सा ज्ञान को बेकार के रूप में खारिज कर दिया था। मेरी फीस, मैंने गूंजाया, मेरे भीतर एक ठंडा क्रोध उठ रहा था। तुम सोचते हो कि यह पैसे के बारे में है? तो क्या? प्रधान ने कर्कश किया। अपनी कीमत बताओ। धिक्कार है। मैं यहाँ मर रहा हूँ। मैं करीब चला गया, पीड़ित आदमी को नीचे देख रहा था। तुमने मेरी चेतावनी को खारिज कर दिया। तुमने मेरी क्षमताओं का मजाक उड़ाया। तुमने मेरी योग्यता पर सवाल उठाया। और अब तुम मुझसे सब कुछ छोड़ने और तुम्हारी सेवा करने की उम्मीद करते हो। कमरा तनावपूर्ण हो गया। प्रधान के पुरुष असुविधाजनक रूप से बदल गए। ये सुनिश्चित नहीं था कि हस्तक्षेप करना है या नहीं। कृपया, प्रधान ने फुसफुसाया, उसका अहंकार आखिरकार उसके दर्द के वजन के नीचे टूट गया। मैं गलत था। मुझे उसकी पीड़ा से कोई संतुष्टि महसूस नहीं हुई, लेकिन मुझे खुश करने की बेताब जरूरत भी महसूस नहीं हुई जिसने मेरे जीवन के बहुत से हिस्से को पहले चिन्हित किया था। मैं बदल रहा था, कोई ऐसा बन रहा था जिसने सम्मान की आज्ञा दी बजाय इसके लिए भीख मांगने के। विक्रम प्रधान, मैंने कहा, मेरी आवाज स्थिर और ठंडी थी, तुम इस कमरे में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हो। तुम मेरे समय या मेरे कौशल के हकदार नहीं हो। जहां तक तुम्हारी बीमारी का इलाज करने की बात है, मैं अब थक गया हूं और तुम्हारी सेवा नहीं करना चाहता। कृपया मेरा घर तुरंत छोड़ दो।